नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 14 पर, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के। यहाँ से हमारे इन्वर्स प्रोपोर्शन के क्वेश्चन शुरू होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 14 से ले करके एग्जाम्पल नंबर 18 तक ये जो 5 क्वेश्चन होंगे हमारे, हाँ, तो ये 5 क्वेश्चन हमारे इन्वर्स प्रोपोर्शन पर जो है डिपेंड करते हैं, ठीक है। शुरू करें। तो ये क्वेश्चन थोड़े से लेंदी लगेंगे आपको, थोड़े अजीब टाइप के लगेंगे, तो इनके प्रोसेस को समझिएगा, क्योंकि अगला जो एक्सरसाइज हमारा आने वाला है एक्सरसाइज नंबर 3, इसमें क्वेश्चन नंबर 8 के बाद यानी क्वेश्चन नंबर 9 से ऑनवर्ड 19 तक लगभग 10 से 11 क्वेश्चन बनते हैं। ये पूरे डायरेक्ट वेरिएशन और इन्वर्स वेरिएशन के ऊपर आने वाला है। तो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन आपको दिखेगा इन्वर्स वेरिएशंस पर है अगले एक्सरसाइज में। इसलिए आने वाले जो 5 एग्जाम्पल हम बनाने वाले हैं, एग्जाम्पल 14 टू एग्जाम्पल 18, उनको बहुत सावधानी से आपको बनाना है। ये एग्जाम्पल आपको बहुत कठिन लगने वाले हैं, पहले से मैं बता के चल रहा हूँ, ठीक है। तो पूरा ध्यान आपको यहाँ रखना है ताकि आपको जो चीज़ें मैं समझाना चाहूँ वो आपको समझ में आए, ठीक है। शुरू किया जाए। हमारा क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 14, 12 लेबर्स वर्किंग 8 आवर्स अ डे कैन फिनिश ए पीस ऑफ वॉल इन 9 days। ध्यान से समझिएगा। 12 लेबर्स, कितने लेबरों की संख्या है? 12। वर्किंग 8 आवर्स अ डे, क्या मतलब है इसका? एक दिन में 8 घंटा काम करते हैं। एक दिन में 8 घंटा काम करते हैं। जैसे अपन लेबर लगाते हैं घर में ना, तो उनका एक टाइम ड्यूरेशन रहता है कि 24 घंटे काम करते हैं आपके घर में। जब आप किसी काम के लिए लेबर लगाते हैं तो वो एक फ़िक्स टाइम तक काम करते हैं कि 24 घंटे काम करते हैं? फ़िक्स टाइम तक, 6 घंटा 8 घंटा, बीच में लंच की छुट्टी भी होती है, ऐसे ही होता है ना। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि देखो 12 लेबर हैं और एक दिन में कितने घंटे काम करते हैं? 8 घंटे। 8 आवर्स अ डे, वर्किंग 8 आवर्स अ डे, कैन फिनिश ए पीस ऑफ वॉल इन 9 days। यानी एक दीवार उनको बनानी है। एक दीवार बनाना ये क्या है? एक काम, 1 वर्क। उस एक काम को कितने दिन में करते हैं? 9 days में। मतलब 12 लेबर डेली 9 दिन तक काम करें और एक दिन में कितने घंटे काम करें? 8 घंटे। यानी 12 लेबर डेली 8 घंटे काम करते हैं, तब जाके 9 दिन में एक काम खत्म होता है। वो काम क्या है? वॉल बनाना। पीस ऑफ वॉल का मतलब एक वॉल बनाना, समझ आया? एक दीवार का काम है, दीवार खड़ी करनी है हमको। तो 12 लेबर डेली 8 घंटा काम करते हैं, तब जाके 9 दिन में हमारा काम खत्म होता है। ये पहला केस है। दूसरा केस है इफ़ 24 लेबर्स। देखिए पहले हमने लेबर कितने रखे थे? 12। अब हम लेबर कितनी रख रहे हैं? 24। बढ़ा रहे हैं कि घटा रहे हैं? तो लेबर बढ़ाने से टाइम ज़्यादा लगेगा कि कम लगेगा? हाँ, समझ में आता है ये चीज़? अगर मैं लेबरों की संख्या बढ़ा दूं तो टाइम कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। श्योर? तो अब हम क्या कर रहे हैं? इफ़ 24 लेबर्स वर्क 6 आवर अ डे। अगर हम 24 लेबर को रखें और वो कितना काम करें? 6 आवर अ डे का मतलब क्या है? एक दिन में 6 घंटे। जबकि पहले वाले लेबर कितना काम कर रहे थे? एक दिन में 8 घंटे। देन द डेज रिक्वायर्ड टू फिनिश द सेम पीस ऑफ वॉल विल बी हाउ मेनी। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि अगर हम 12 लेबर की जगह 24 लेबर रखें और 8 घंटे एक दिन के बजाय 6 घंटे एक दिन में काम करवाएं, तो कितने दिन में हमारा काम खत्म होगा? वही वॉल वाला काम। देन द डेज रिक्वायर्ड टू फिनिश द सेम पीस ऑफ वॉल विल बी हाउ मेनी डेज। आया समझ में? क्वेश्चन समझेगी नहीं? क्या पूछ रहा है क्वेश्चन हमसे? वो काम हमारा कितने दिन में ख़त्म होगा अगर हम 12 लेबर के बजाय 24 लेबर रखें और दिन के 8 घंटे काम कराने के बजाय 6 घंटे काम कराएं। अगर हम 8 घंटे काम कराते 12 लेबर रख के तो 9 दिन में काम खत्म हो जाता। तो 12 लेबर के बजाय मैं 24 लेबर रख लूँ और 8 घंटे डेली काम कराने के बजाय 6 घंटे डेली काम कराऊँ, तो मेरा वो काम कितने दिन में ख़त्म होगा? डे निकालना हमको, टाइम। क्या निकालना है? क्या निकालना है? हमको टाइम निकालना है। तो पहले ये बताइए क्वेश्चन का सिनारियो आपको समझ में आया है कि नहीं आया है? आया है। ये भी किस चीज़ का सवाल है? वर्क और टाइम का। जैसे हम रेशियो में पढ़ रहे थे वर्क और टाइम के क्वेश्चन, ये बिल्कुल उसी तरह से, लेकिन थोड़ा सा इसमें अब दो चीज़ें दे दी हैं, तो हमको अब कंपैरिजन करके यानी रेशियो के कंपैरिजन करके इसको बनाना है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंपैरिजन ऑफ रेशियो? प्रोपोर्शन। रेशियो का कंपैरिजन क्या कहलाता है? तो इसको हमको प्रोपोर्शन के नॉलेज से बनाना है। और हमने बेसिक लेक्चर में कवर किया था कि कोई डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, कोई इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, तो उसको किस तरह से बनाया जाता है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम क्या करते हैं? 2 डिफरेंट क्वांटिटीज़ का रेशियो आपस में प्रोपोर्शन करते हैं, यानी इक्वल करते हैं।
और इन्वर्स वेरिएशन में क्या करते हैं, सेम क्वांटिटी के रेशियोज़ को आपस में इक्वल करते हैं, यानी प्रोपोर्शन करते हैं। आ रहा है समझ? तो ठीक है, पहले हम यहाँ पर थोड़े से गिवन डाटा को बनाएंगे ताकि पिक्चर हमारे समझ में आए कि चल क्या रहा है। इसमें तीन चीज़ों का डाटा दिया है, तीन डाटा दिया है, 3 डाटा पे हम काम नहीं कर सकते, समझ आया? 3 डाटा क्या क्या देखना, एक दिया है लेबर की संख्या, पहले केस की बात कर रहे हैं ना, ध्यान से सुनिएगा। केस 1 पहला क्या दिया है, लेबर्स की संख्या दी हुई है। दूसरा क्या बताया है, आवर्स, एक दिन में कितना काम करते हैं ये, 8 घंटा। और अगला क्या दिया हुआ है, कितने दिन में काम खत्म करते हैं, 9 दिन में। तीन चीज़ दिया है, 3 चीज़ों पर हम काम नहीं कर सकते। देखिए ये इसको पहचानना, ये और ये क्या चीज़ है, ये 8 आवर है और 9 डेज है, ये क्या है, ये भी टाइम है और ये भी टाइम है। तो टाइम दो काहे को दिया है जी, टाइम तो टाइम होता है, उसको एक लैंग्वेज में देना चाहिए, एक शब्द में बताना चाहिए। ये नंबर ऑफ लेबर है, नंबर ऑफ वर्कर, समझ आ रहा है? और टाइम दो बार बता दिया, तो हम क्या करेंगे, टाइम को एक भाषा में सेट करेंगे। किस भाषा में, एक भाषा में। तो टाइम की एक रीडिंग हमको दिखेगी और लेबर की संख्या हमको दिखेगी, तो खाली 2 चीज़ें हो जाएंगी, नंबर ऑफ लेबर और टाइम। आ रहा है समझ में? यहाँ पर टाइम दो भाषा में दिया हुआ है, आवर में भी दिया हुआ है और कितने दिन काम चल रहा है वो दिया हुआ है। तो हम टाइम को एक लैंग्वेज में सेट करेंगे, सिंगल वैल्यू में, ठीक है? और इधर हम लेबर रखेंगे, तो एक लेबर हो जाएगा और दूसरा टाइम हो जाएगा। इनको हम कंपैरिजन करेंगे 2 केस बना के। आ रहा है समझ में? ठीक, अब किस तरह से इसको करेंगे ध्यान से देखिए। सबसे पहले 12 लेबर एक दिन में कितने घंटे काम करते हैं, 8 घंटा, तब जाके एक काम खत्म होता है। एक दिन में कि 9 दिन में? 9 दिन में। 12 लेबर एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं, तब जाके ये काम कितने दिन में ख़त्म होता है? ठीक, 9 दिन में ख़त्म होता है। तो इसको किस तरह से हम सेट करें, चलिए लिखना शुरू करिए, ध्यान से समझते जाइएगा कैसे बना रहे हैं ना। गिवन बना लेते हैं। दूसरा केस हमको क्या दिया है, केस 2 में लेबर की संख्या कितनी है, 24, वर्किंग आवर कितना दिया हुआ है, 6 आवर पर डे, है ना? इसको ऐसे लिखना चाहिए, पर डे, पर डे। तो हमसे पूछा जा रहा है कितने दिन में काम खत्म होगा। ये कहानी समझ गए? ठीक, इसी के अकॉर्डिंग हम इसको फ्रेम करते हैं। 12 लेबर एक दिन में 8 घंटा काम करते हैं और 9 दिन में काम खत्म करते हैं। 12 laborers finish a work in 9 days is equal to 1 work। ठीक है, ये समझ में आया? 12 लेबर फिनिश ए वर्क इन 9 डेज यानी 1 वर्क। 12 लेबर एक काम को 9 दिन में ख़त्म करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं। ठीक है, तो एक दिन में अगर वो 8 घंटे काम कर रहे हैं ठीक, एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं और 9 दिन उनको काम करना है, तो टोटल कितने घंटे काम करेंगे? एक दिन में 8 घंटा, दूसरे दिन में फिर 8 घंटा, 16 घंटे हो गए, तीसरे दिन में फिर 8 घंटा, 24 घंटे हो गए। तो 9 दिन उनको काम करना है, तो टोटल कितने घंटे काम कर रहे हैं? ये मल्टीप्लाई कर दीजिए डायरेक्ट, समझ आ रहा है? कितने हो जाएंगे? 72 आवर्स, यानी टोटल वर्किंग आवर उनका कितना है? 72। तो इसका मतलब है 12 लेबर एक काम को कितने घंटे में कंप्लीट कर देते हैं? 72 आवर्स में। ठीक है, 12 लेबर फिनिश वर्क इन 9 डेज if
वर्किंग आवर इज 8 आवर, ये ऐसे लिखते हैं। इफ वर्क्स 8 hours पर डे, 12 लेबर फिनिश ए वर्क इन 9 days इफ वर्क्स 8 hour पर डे। 12 लेबर एक काम को 9 दिन में ख़त्म करते हैं अगर वो 8 घंटे डेली काम करें, ठीक है। तो टोटल कितने घंटे में एक काम को ख़त्म कर रहे हैं ये? Therefore, ट्वेल्व लेबर्स टेक, हाउ मेनी आवर्स दे टेक, समझ में आता है? यानी 8 मल्टीप्लाइड बाय 9 बोले तो 72 आवर्स। 12 लेबर टेक्स दिस मच आवर्स टू कंप्लीट वन वर्क। ठीक, ये स्टेटमेंट समझ आया आपको? 12 लेबर एक काम को 9 दिन में ख़त्म करते हैं अगर वो 8 घंटे डेली काम करें। एक काम ऐसे बनाते थे ना, रेशियो में भी हम लोग टाइम एक तरफ रखते थे, वर्क एक तरफ रखते थे। और वर्क क्या होता है? 1 वर्क। तो हम यहाँ भी वर्क को कितना रख रहे हैं? 1, और इधर टाइम सेट कर रहे हैं। अब इधर टाइम 2 भाषा में है, डे में भी है, आवर में भी है। तो हम इसको एक लैंग्वेज में चेंज कर लें, तो डे में चेंज कर लें या आवर में। तो हमको आवर ज़्यादा समझ में आता है, आवर में इसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये पहला केस हो गया कि 12 लेबर 72 घंटे में एक काम को करते हैं, हो गया? हाँ जी। तो बाद में हम कितने लेबर लगा रहे हैं? 24 लेबर, और उनसे कितना काम करा रहे हैं? 6 घंटे पर डे। और हमसे क्या पूछा जा रहा है? कितने दिन में काम खत्म हो रहा है? तो यहाँ क्वेश्चन क्या है? कितने दिन में काम खत्म होता है। तो आपको पता है क्या कितने दिन में काम खत्म करेंगे? तो जो चीज़ नहीं पता उसको क्या मान लें? x। अब ध्यान से सुनिएगा, हम मान लेते हैं कि कितने दिन में काम खत्म करने वाले हैं? x डेज में। अभी इसको मिटा वाला, ठीक है। 24 लेबर 6 घंटे डेली काम करें तो x दिन में काम को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर सबसे पहले इमेजिन करूँगा। लेट (24) लेबर्स वर्किंग 6 hours पर डे टेक x डे let 24 laborers working 6 hours per day take how many days? x day to finish the work। ये समझ में आ रहा है ना? भाषा आ रहा है? बोलते जाइए। पहले केस का हमने डाटा ऊपर लिख लिया है ना, ध्यान से समझते जाइएगा। दूसरे केस का डाटा हम बना रहे हैं। हमने मान लिया कि 24 लेबर अगर 6 घंटे डेली काम कराएं तो कितने दिन में काम खत्म करते हैं। यही चीज़ हमको निकालनी, यही नहीं पता है, इसको कुछ मान लेते हैं हम लोग। हमने इमेजिन कर लिया x डे लगता होगा इनको काम खत्म करने में, ठीक है। तो जिस तरह से आपने ये वाली लैंग्वेज सेट की है 12 लेबर वाली, कि 12 लेबर जब 8 घंटे डेली काम करते हैं तो 9 दिन में काम खत्म होता है। तो इस 8 घंटे डेली का 9 दिन में कितने घंटे बन रहे थे? इसको आपने आवर में चेंज किया। यहाँ पर भी वही काम करिए। देखिए टाइम 2 दिया हुआ है, एक क्या दिया है? 6 आवर डेली, और कितने दिन लग रहा है? x दिन। तो इसको भी आवर में चेंज कर लीजिए। अगर डेली हम 6 घंटे काम कर रहे हैं तो x दिन में कितने घंटे काम करेंगे? 6x आवर। ये समझ में आता है आपको? एक दिन में 6 आवर, 2 दिन में 2 × 6 आवर, 3 दिन में 3 × 6 आवर। तो x दिन में x × 6 आवर यानी 6x आवर। समझ में आया? तो इसको मैं इस तरह से लिख लूँ, सेम लैंग्वेज। 24 लेबर्स टेक कितना? 6 मल्टीप्लाइड बाय x, कितना? 6x आवर्स टू कंप्लीट सेम वर्क। कितना वर्क? 1 वर्क। ठीक है, समझ गए? अब मिटा दूं इसको। अब यहाँ पर गोल्डन लाइन जो आपको यहाँ से आगे हर क्वेश्चन में काम आनी है। यहाँ आपको पहचानना है
कि ये डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है कि इनडायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन या इनवर्स प्रोपोर्शन, पहचानिए। और यहाँ लिखना आपको क्या चल रहा है। यहाँ पे हमने ध्यान से देखना, यहाँ क्या रखा था 12 लेबर, यहाँ कितने लेबर कर दिए, तो लेबर बढ़ा दिया। 12 लेबर रखते थे, इतना टाइम लगता था एक काम को ख़त्म करने में, 12 लेबर 72 घंटे। तो अगर मैं लेबर की संख्या बढ़ा दूंगा तो टाइम कैसा लगने वाला है, 72 घंटे से ज़्यादा कि 72 घंटे से कम। और एक कॉमन सेंस की बात है, अगर आप अपने घर में 5 लेबर लगाते हो, आपका काम 10 दिन में होता है, तो 10 लेबर लगाओगे तो काम कितने दिन में होगा, कम दिन में कि ज़्यादा दिन में, कम दिन में होगा। तो 12 लेबर में 72 घंटे लगते थे, तो हमने लेबर बढ़ा दिया तो टाइम कैसा हो जाएगा, कम ना हो जाएगा, यानी 72 घंटे से कैसा लगेगा, कम लगेगा। ये समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो देखो इधर क्या कर रहे हो, लेबर बढ़ा रहे हैं और इधर टाइम क्या हो रहा है, घट रहा है। तो एक क्वांटिटी बढ़ाने से दूसरी क्वांटिटी, नंबर ऑफ लेबर बढ़ाने से टाइम, तो कैसा वेरिएशन हो गया ये, डायरेक्ट कि इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट या इनवर्स वेरिएशन। समझ आया कि नहीं आया? और यहाँ पर आप इसको लिखेंगे, सिंस नंबर ऑफ लेबर्स एंड टाइम आर इन इनवर्स प्रपोर्शन, ये लिखते बन जाएगा, क्योंकि यहाँ आपको पहचानना पड़ेगा भैया। समझ में आ रही मेरी बात? इधर लेबर लेबर, इधर टाइम टाइम। लेबर हमने बढ़ाया तो टाइम जाहिर सी बात है कम हो जाएगा। तो एक क्वांटिटी बढ़ी दूसरी क्वांटिटी कम हो गई, तो कैसा वेरिएशन हो गया ये, इनवर्स वेरिएशन। और इनवर्स वेरिएशन में हम किस तरह से निकालते हैं क्वांटिटी को, सेम सेम कि डिफरेंट डिफरेंट, सेम सेम। अब यहाँ कौन सी दो क्वांटिटी कंपेयर हो रही है, नंबर ऑफ लेबर और टाइम। उसको टाइम बोलिए, आवर डे मत बोलिए, आवर भी टाइम होता है, डे भी टाइम होता है। तो कंपेयर क्या हो रहा है, लेबर और टाइम। तो इनवर्स वेरिएशन में कैसा रेशियो लेना पड़ता है अपने को, सेम सेम, ठीक है। तो हम क्या करें, यहाँ पर लिख लें लेबर या नंबर ऑफ लेबर, नंबर ऑफ लेबर इज टू number of labors and this thing is proportional to time is to time। समझ में आ रहा है? सेम सेम क्वांटिटी का रेशियो, इधर भी सेम सेम क्वांटिटी का रेशियो। अगर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता तो हम कैसे करते, लेबर और टाइम का रेशियो, इधर भी लेबर और टाइम अलग अलग क्वांटिटी का रेशियो लेते। समझ आ रहा है? ये आ रहा है, नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? ध्यान से बनाइएगा, ये अभी पहला सवाल है ना, इस तरह आपको फिर हैबिट हो जाएगी धीरे धीरे, ठीक है। चलिए अब यहाँ मेन जो होता है ना हमारा, वैल्यू रखने का होता है कि आप किस तरह से वैल्यू रख पा रहे हैं। और जैसे मैं समझाना चाह रहा हूँ, अगर आप उस तरह से वैल्यू रखना सीख गए तो कोई क्वेश्चन आपके सामने नहीं टिकेगा, बन जाएगा आपसे हर सवाल, ठीक है। हमको पहचानना है कि देखो लेबर कम से ज़्यादा हो रहे हैं तो टाइम ज़्यादा से कम हो रहा है। तब आप किस तरह का वैल्यू रखना चाहते हो, कम से ज़्यादा कि ज़्यादा से कम। जैसा पैटर्न इधर रखोगे वैसा ही पैटर्न इधर भी रखना पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा लेबर से कम लेबर का रेशियो यहाँ रखना चाहते हो तो इधर भी क्या करोगे, ज़्यादा टाइम से कम टाइम का रेशियो। और इधर अगर कम लेबर से ज़्यादा लेबर रखना चाहते हो, इधर क्या रखोगे, कम टाइम से ज़्यादा टाइम। तो कैसे रखना पसंद करेंगे, कम से ज़्यादा कि ज़्यादा से कम, ज़्यादा से कम, ठीक। तो ज़्यादा टाइम ज़्यादा लेबर कौन सा था, 12 कि 24। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 24:12। ज़्यादा लेबर इज टू कम लेबर, ज़्यादा इज टू कम। तो इधर भी कैसे रखोगे, ज़्यादा इज टू कम। तो पहचानो कौन सा टाइम बड़ा कौन सा टाइम छोटा, ये टाइम बड़ा कि ये टाइम बड़ा, क्योंकि लेबर बढ़ा देने से टाइम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो जाहिर सी बात ये टाइम बड़ा होगा और ये छोटा। इधर आपने क्या रखा है, बड़ा से छोटा, इधर भी क्या रखोगे, तो बड़ा कौन है 72 की ये 72। तो इधर क्या रखेंगे आप, 72:6x। आया समझ? और बीच में कौन सा साइन, प्रपोर्शन का। हाँ, अब 4 क्वांटिटी प्रपोर्शन है तो क्या होती है, जब 4 क्वांटिटी प्रपोर्शन हो जाते हैं तो क्या होता है, एक्सट्रीम टर्म का मल्टीप्लिकेशन मिडिल टर्म के मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो जाता है। एडवांटेज ले लीजिए। तो आप चाहो तो रेशियो में लिख सकते हो, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, या डायरेक्ट लगा लें, चलेगा। दीज आर एक्सट्रीम टर्म्स नंबर एंड दीज आर मिडिल टर्म नंबर। एक्सट्रीम का मल्टीप्लिकेशन 6x मल्टीप्लाइड बाय 24 और मिडिल का मल्टीप्लिकेशन 12 मल्टीप्लाइड बाय 72। हमको x निकालना है तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड बाय 72 डिवाइडेड बाय 6 और 24 दोनों मल्टीप्लाई में है, उधर जाएंगे तो दोनों
डिवाइड में आ जाएंगे। हो गया, देखिए 6 2 जा 12 खत्म, 2 1 जा 2 12 जा, और 12 1 जा 12 6 जा। ठीक है, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आई 6, x इज इक्वल टू 6, और हमने x माना किसको था, ये लिखे थे हम लोग अपनी गोल्डन लाइन, 24 लेबर वर्किंग 6 आवर पर डे टेक x डे टू फिनिश द वर्क। x क्या चीज़ था, दिन। तो इसका मतलब 24 लेबर अगर 6 घंटे डेली काम करें तो उनको कितना दिन लगेगा, 6 दिन लगेगा काम खत्म करने के लिए। आंसर मैच करिए, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। Therefore 24 लेबर्स वर्किंग 6 आवर पर डे takes 6 days to complete the work। हो गया, आ रहा है 6 डे कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। तो इस तरीके से हमको इसमें काम करना है, नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हाँ जी, अगले क्वेश्चन में आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 15 हमारा क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिसिटी बिल इज ₹40 इफ 200 CFL बल्ब्स आर लाइटेड फॉर 6 days फॉर 4 hours ईच डे। क्या मतलब हुआ इसका, इधर ध्यान लगाइए, ध्यान से सुनिए। द इलेक्ट्रिसिटी बिल इज ₹40, 40 रुपया बिजली का बिल आता है। कब, इफ़ 200 CFL बल्ब्स आर लाइटेड। कितने CFL बल्ब जलते हैं, 200 CFL बल्ब अगर हम जलाते हैं तो बिजली का बिल कितना आता है, 40 रुपये। अब ये बल्ब कितनी देर तक जला रहे हैं, देखिए 200 CFL बल्ब्स आर लाइटेड फॉर 6 days फॉर 4 hours ईच डे। 6 दिन तक हमको बल्ब जलाना है, और एक दिन में कितने घंटे जलाते हैं, 4 घंटे। समझ आया, ठीक है। और कितने बल्ब, 200 बल्ब। एक दिन में कितने घंटे जला रहे हैं, 4 घंटे। और कितने दिन जलाना है हमको, 6 दिन। तो एक दिन में 4 घंटे अगर हम बल्ब जलाएं, कितने बल्ब, 200 बल्ब। एक दिन में 4 घंटे जलाएं और 6 दिन तक जलाएं। आज जलाया 4 घंटे, फिर कल जलाया 4 घंटे, फिर परसों जलाया 4 घंटे, ऐसे करके 6 दिन तक अगर हम जलाते हैं 4-4 घंटे डेली, 200 बल्ब डेली, तो बिजली का बिल कितना आता है, 40 रुपये आता है। समझ गए सिनारियो। अगला केस है, हाउ मेनी CFL बल्ब्स कैन बी लाइटेड फॉर 3 hours एवरी डे फॉर 15 days। कितने CFL बल्ब हमको जलाने चाहिए 3 घंटा डेली 15 दिन के लिए। ठीक है, डेली क्या घंटे जलाना है, 3 घंटा। और कितने दिन तक जलाना है, 15 दिन तक। कितने CFL बल्ब हमको जलाने चाहिए, सो दैट द इलेक्ट्रिसिटी बिल विल बी 48 रुपीज़, कि हमारा बिजली का बिल कितने रुपया हो जाए, 48 रुपीज़ हो जाए। पहले 40 रुपया आया था, बाद में कितना आएगा, हाँ, जबकि पहले देखिए, पहले सिर्फ 6 दिन के लिए बल्ब जला रहे थे, 4 घंटा डेली। कितने दिन थे, 6 दिन। और दूसरे केस में कितने दिन जलाना है, 15 दिन। तो डे अगर बढ़ गया तो बिजली का बिल बढ़ेगा कि घटेगा। पहले 40 रुपया आता था, 6 दिन जला रहे थे, अब हम 15 दिन जलाने वाले हैं तो 48 रुपया आएगा। तो बिजली का बिल बढ़ा कि नहीं बढ़ा। ये कैसा प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट कि इनडायरेक्ट। डे कम था 6 दिन, तो बिजली का बिल कितना आ रहा था, 40 रुपया। दिन कम पैसा कम, हमने दिन बढ़ा दिया, 6 दिन से 15 दिन कर दिया, तो बिजली का बिल 40 रुपये से बढ़ के 48 रुपीज़ हो गया, 48 रुपया। तो एक क्वांटिटी हमने बढ़ाई, कौन सी क्वांटिटी, डे बढ़ाया जी। पहले 6 दिन के लिए जला रहे थे, दूसरे केस में 15 दिनों के लिए जला रहे हैं, तो हमने दिन बढ़ा दिया। तो जो बिजली का बिल 40 रुपया आता था, वो बिजली का बिल 48 रुपया हो जाएगा, 48 रुपीज़। तो एक क्वांटिटी बढ़ाने से दूसरी भी क्या हो गई, बढ़ गई। डे बढ़ाए, पैसा बढ़ गया। ये कैसा प्रोपोर्शन है। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में कैसा आपको रेशियो रखना चाहिए, डिफरेंट क्वांटिटीज़ का। अभी हमने इन्वर्स का बनाया, इन्वर्स में कैसे रखते थे, सेम क्वांटिटी। तो प्रोपोर्शन पहचानना है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ठीक है, जब आप पहचानोगे तभी आपसे सवाल बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। बाकी तो लिखने का है, लिखने का तो आप जो लैंग्वेज चाहो वो लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकते हो, बस थोड़ा सा सेंस निकलना चाहिए आपके स्टेटमेंट्स का। समझ आ रहा है, डाटा समझ में आना चाहिए। तुम गिवन डाटा ना नोट कर रहे हैं तो डाटा समझ में आना चाहिए, क्या क्या दिया है, आप किस तरह से उसको लिख रहे हैं। और मेन जड़ कहाँ है, जब हम प्रोपोर्शन में चीज़ों को रखेंगे वहाँ से आपका आंसर आएगा। तो जब आप पहचानोगे कि डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट, तब ना प्रोपोर्शन में रख पाओगे। ठीक है, शुरू किया जाए।
तो ठीक है, 40 रुपये बिजली बिल पहला केस है। कितने बल्ब जला रहे हैं हम लोग, ध्यान से समझिएगा। केस नंबर 1 गिवन बना लेते हैं, केस 1 या ठीक है केस उसकी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट बनाते हैं। 200 बिजली का बिल, नहीं 200 बल्ब, 40 रुपये बिजली का बिल, कितने घंटे जला रहे हैं हम, 4 घंटे डेली 6 दिन तक, है ना। ठीक, मैं इसको छोटा करके बनाता हूँ तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। देखिए ना कैसे बनाएं, ऐसे ही करते हैं। केस 1 इलेक्ट्रिसिटी बिल, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है बुक का स्टेटमेंट देख के ना। इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना है, 40 रुपया। बल्ब कितने जला रहे हैं, बल्ब ग्लो 200, ठीक है। टाइम कितने देर तक जला रहे हैं, 4 आवर 6 डे। डायरेक्ट बना ले, समझ आ जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं है लंबे लंबे स्टेटमेंट लिखने की। आया समझ में। हम चाहें तो आपको हम पूरा बोर्ड भर के लिखवा सकते हैं डिटेल के साथ लंबे लंबे स्टेटमेंट्स, लेकिन असल क्या है, सेंस निकलना चाहिए आपके स्टेटमेंट का। छोटे से तरीके से लिखो या बड़े बड़े एक्सप्लेनेशन के साथ लिखो, एक ही चीज़ है, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ ग्लो टाइम, ठीक है, समझ में आता है। जलाने का टाइम कितना है जी, 4 आवर्स पर डे फॉर 6 डेज। ये समझ आ रहा है स्टेटमेंट। ग्लो टाइम कितना है, 4 आवर पर डे। डेली कितना जलाना है, 4 घंटा। कितने दिन के लिए, 6 दिन के लिए, ठीक है। तो टोटल टाइम कितना हो गया, देखो आवर भी टाइम है, डे भी टाइम है। अब टाइम की 2 यूनिट है तो हमको क्या करना है, 1 यूनिट में चेंज कर लेना है। किस में, आवर में। तो बताइए टोटल टाइम कितना कर लें, 6 मल्टीप्लाइड बाय 4। एक दिन में 4 घंटा तो 6 दिन में 24। ये समझ आ रहा है नहीं आ रहा, 6 4 जा 24 ही होता है ना, अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो, ठीक है। तो ये आपको समझ आया, जो लंबा चौड़ा आपके बुक में स्टेटमेंट बनाया है आंसर के तौर पे, वो हमने ये 3-4 लाइन में कवर कर लिया। बिजली का बिल 40 रुपया, कितने बल्ब जलाने हैं, 200। ग्लो बल्ब यानी नंबर ऑफ बल्ब लिखना चाहिए मुझे यहाँ पे, ग्लो बल्ब, ठीक है। नंबर ऑफ ग्लो बल्ब, बल्ब ग्लो, ठीक है। कितने बल्ब जला रहे हैं, 200 बल्ब। ग्लो टाइम क्या है, 4 घंटा डेली 6 दिन के लिए। तो टोटल कितने घंटे जले ये, हाँ। तो अब ध्यान से सुनना सवाल ना, सवाल ध्यान से सुनना। 200 बल्ब जब 24 घंटे जलते हैं तब बिजली का बिल कितना आता है, यही ना मीनिंग हुआ इसका। अभी ये अलग अलग दिया था, 4 घंटे डेली 6 दिन तक जलाना है तब बिजली का बिल 40 आता है। अब इसको पढ़ना सीखिए। 200 बल्ब 24 घंटे जलते हैं तो बिजली का बिल कितना आता है। अब इसको मैं एक लाइन में लिख दूं, ठीक, देखिए। If 200 bulb glow for 24 hours, then bill is equal to 40। पढ़ के देखो। If 200 bulb glows for 24 hours, then bill is equal to 40 rupees। ठीक है, एक लाइन में सेट हो गया। 200 बल्ब 24 घंटे के लिए जलते हैं, ये नंबर ऑफ बल्ब है और ये टाइम है। 200 बल्ब 24 घंटे के लिए जलते हैं तो बिजली का बिल कितना आता है, 40 रुपये आता है, ठीक। ये केस 1 से हमने निकाला। केस 2 देखिए। केस 2 में हमसे क्या बोला है, कितने बल्ब हमको जलाने चाहिए, नंबर ऑफ बल्ब हमसे पूछ रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ बल्ब हमसे पूछ रहा है, कितने बल्ब हमको डेली जलाना चाहिए, कितने घंटे, 3 घंटे डेली। कितने दिन के लिए, 15 दिन के लिए, ताकि बिजली का बिल कितना आ जाए, कितना। तो मैं इसी लैंग्वेज में सेट करता हूँ। दूसरे केस में इलेक्ट्रिसिटी बिल हमको क्या रुपया चाहिए, कितना, 48 रुपीज़। कितने बल्ब हमको जलाने हैं, नहीं पता ना। नंबर ऑफ बल्ब
ग्लो, हमको नहीं पता, यही चीज़ हमको निकालना है, ध्यान से समझते जाना। ग्लो टाइम दिया हुआ है, बताओ तो ग्लो टाइम क्या है? 3 आवर्स पर डे फॉर कितने दिन के लिए? 15 डे के लिए। तो ये आवर भी टाइम है, डे भी टाइम है। इसको एक लैंग्वेज में हम चेंज करते हैं, टोटल टाइम कितना हो जाएगा? एक दिन में 3 घंटा, तो 15 दिन में 45 आवर्स, ठीक है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ना अभी हमको और एक लाइन और इसमें शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी 3 चीज़ें चल रही हैं, समझ रहे हो? हाँ, इसमें एक लाइन मुझे और शामिल करना चाहिए। ये देखो, यहाँ एक नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है, तीसरा नंबर ये है। 3 चीज़ों में हम रेशियो नहीं बना सकते, हमको कितनी चीज़ चाहिए? इसको हम फिर 2 में चेंज करेंगे, ठीक है। एक आध लाइन बचाए हैं क्या यहाँ बीच में? हैं, एडजस्ट हो जाएंगी, ठीक है। देखिए, इसको थोड़ा सा हमको सेट करना है, पहले हम इसको बना लेते हैं, उसके बाद सेट करते हैं ना। मैं यहाँ पर थोड़ा सा जगह बना लेता हूँ अपने लिए। इलेक्ट्रिसिटी बिल, ₹48, ठीक ना। कितने बल्ब जलाएं हमको नहीं मालूम। ग्लो टाइम दिया है 3 आवर पर डे 15 दिन के लिए, तो टोटल टाइम कितने देर तक जलेंगे? ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या बनाना है इसको समझिएगा ना, कैसे इसको सेट करना है हमको। देखो ध्यान से समझना, कितने बल्ब जल रहे थे? 200 बल्ब, 200 बल्ब ना। अच्छा, टाइम क्या है? 4 आवर पर डे, 6 दिन के लिए, तो कितने घंटे जलाइए? 24 आवर्स। लेकिन हम जब इसको स्टेटमेंट में लिखते हैं तो बल्ब की संख्या भी आ जाती है, टाइम भी आ जाता है और बिजली बिल भी आ जाता है। 3 चीज़ें आ रही हैं, जबकि हमको 2 चीज़ें चाहिए। 3 चीज़ों में हम रेशो कैसे लिखेंगे? रेशो तो 2 में न लिखते हैं, समथिंग इज टू समथिंग, 2 ही में लिखते हैं, समथिंग अपॉन समथिंग। 3 चीज़ों को कैसे लिखोगे? तो इसको चेंज करना हमको, कैसे चेंज करेंगे? देखिए, देखो 200 बल्ब तो जल रहा है 24 घंटे, तो टोटल कितना जलेंगे? अच्छा, एक बल्ब की अगर हम बात करें, एक बल्ब, यहाँ तो हम 200 बल्ब जला रहे हैं ना, एक बल्ब के बारे में सोचिए, एक बल्ब कितना जल रहा है? एक बल्ब कितना जल रहा है? ध्यान से समझिए, 200 बल्ब हमको जलाना है, 200 बल्ब। आप सिर्फ एक बल्ब के बारे में सोचिए। वर्किंग टाइम क्या है? ग्लो टाइम 4 आवर पर डे, और 6 दिन तक हमको जलाना था, 6 डे तक। तो एक बल्ब के बारे में सोचो, एक बल्ब डेली 4 घंटा जलेगा डेली, और 6 दिन तक जलता रहेगा। तो ये जो 24 आवर्स आ रहा है, ये किसकी वर्किंग है? एक बल्ब की। किसकी? तो 200 बल्ब मिल करके कितना जलेंगे? एक बल्ब 24 घंटा चलता है, 24 घंटा, तो 200 बल्ब कितने घंटे जलेंगे? ये एक बल्ब का डाटा है, समझ रहे हो? नहीं समझे? एक बल्ब लगाओ ना, जलने दो उसको 4 घंटे, 6 दिन तक जलने दो। जलाना हमको 200 बल्ब है, लेकिन आप एक एक बल्ब के बारे में सोचिए, एक एक बल्ब कितना जलता है? एक एक बल्ब कितना देर तक जलता है? क्या 200 बल्ब 24 घंटे बस चल रहे हैं? एक एक बल्ब का सोचो ना, एक बल्ब कितना जल रहा है? 24 घंटे, तो 200 बल्ब कितना जलेंगे टोटल? हर बल्ब का टाइम काउंट होगा, हर बल्ब का, क्योंकि बिजली का बिल तो हर बल्ब के जलने से आएगा। ऐसा थोड़ी ना है कि सिर्फ 24 घंटे की रीडिंग आ जाएगी। समझ रहे हो सवाल? इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने वाला क्या एक ठो बल्ब है कि 200 बल्ब है? 200। तो आपको 200 बल्ब का पूरा टोटल टाइम काउंट करना पड़ेगा। ये टाइम जो 24 आवर है, ये कितने बल्ब का है? ये एक बल्ब का है, तो 200 बल्ब का टाइम आपको लेना पड़ेगा, तब ये एक लैंग्वेज में आ जाएगा। कैसे लेंगे? मल्टीप्लाई। एक बल्ब कितना जलता है? 24 आवर, तो 2 बल्ब कितना जलेंगे? 2 × 24 आवर। 3 बल्ब कितने जलेंगे? 3 × 24 आवर, क्योंकि हर बल्ब 24 घंटे जलता है, तो 200 बल्ब कितने घंटे जलेंगे? 200 मल्टीप्लाइड बाय 24 आवर। तो इसको हमको लिखना चाहिए ग्लो बल्ब, ग्लो टाइम फॉर 1 बल्ब। सेट करिए इसको, ग्लो टाइम फॉर 1 बल्ब, टोटल टाइम फॉर 1 बल्ब। तो इफ 200 बल्ब ग्लो फॉर 24 आवर देन बिल इज इक्वल टू इतना। तो इसमें हमको और क्या लिखना था? टोटल टाइम फॉर 200 बल्ब, ऐसा लिखना था। ठीक है, इसको फिर से लिखते हैं हम।
ये आपने लिखा, ये एक बल्ब के लिए था टाइम, तो 200 बल्ब के लिए टाइम क्या हो जाएगा? टोटल टाइम फॉर 200 बल्ब्स, एक बल्ब के लिए इतना, तो 200 बल्ब के लिए 200 मल्टीप्लाइड बाय 24 आवर्स, इतना। समझ गए? तो 200 बल्ब का टाइम आ गया। देयरफॉर अब वो स्टेटमेंट लिख लेते हैं, इफ 200 बल्ब्स glows for then bill is equal to 40 रुपीज। ठीक हो गया? समझे? ये एक बल्ब का था 24 घंटा और हम 200 बल्ब जला रहे हैं, तो टोटल सभी बल्ब का टाइम लीजिए ना जी, एक बल्ब लेने से थोड़ी ना बनेगा। एक बल्ब जला 24 घंटा, तो 200 बल्ब कितने घंटे जलेंगे? 200 इंटू 24 घंटा। अब 200 बल्ब का ये टोटल टाइम और ये पैसा हो गया। तो हम चाहें तो टाइम को पकड़ के बना सकते हैं, हम चाहें तो पैसे को पकड़ के बना सकते हैं, जिसको चाहें उससे। अब दूसरे केस में देखिए, बिल कितना आना है? 48। कितने बल्ब जलाने हैं आपको निकालना है। टाइम क्या है? 3 घंटा डेली 15 दिन तक, तो टोटल टाइम कितना हुआ? लेकिन ये कितने बल्ब का होगा? एक बल्ब का। 3 घंटा एक बल्ब के बारे में सोचो, एक बल्ब जलाओगे 3 घंटा डेली, तो एक बल्ब डेली कितना जल रहा है? 3 घंटा। तो 15 दिन तक अगर जलता रहेगा तो कितने घंटा जला एक बल्ब? 48 आवर्स एक बल्ब जला। और हमको बहुत सारे बल्ब जलाने हैं ताकि 48 रुपया बिजली का बिल आए। तो कितने बल्ब हमको जलाने चाहिए ताकि बिजली का बिल 48 आए? एक्स बल्ब। वेरी गुड। तो इसको क्या मान लिए हम? हाँ, यहाँ लेट लगा लेना ना, लेट नंबर ऑफ बल्ब ग्लोस एक्स। ठीक है, हमने मान लिया कि एक्स बल्ब जलाएंगे 3 घंटा डेली 15 दिन के लिए, तो कितना बिजली का बिल आएगा? 48। लेकिन एक्स बल्ब, और ये जो टाइम निकला है ये किसका टाइम है? टोटल टाइम फॉर 1 बल्ब। 15 दिन तक एक बल्ब 45 घंटा जलता है, तो बताइए एक्स बल्ब कितने घंटे जलेगा? टोटल टाइम फॉर एक्स बल्ब बताइए। एक बल्ब 48 आवर्स तक जलता है, तो एक्स बल्ब कितने आवर्स तक जलेगा? 45 इंटू एक्स। समझ में आ रहा है? जैसे ये एक बल्ब 24 आवर्स तक जलता था, तो 200 बल्ब कितने आवर्स तक जलेंगे? 200 मल्टीप्लाइड बाय 24। एक बल्ब 45 आवर्स तक चलता है, तो एक्स बल्ब कितने आवर्स तक चलेंगे? 45 एक्स आवर्स। समझ गया ये? अब हम इसको स्टेटमेंट में लिख लेते हैं। Therefore, if X bulbs glows for 45 X hours, then bill is equal to 48 rupees. ठीक है? हो गया? समझ गए कि नहीं समझे? हाँ, अब इसको हम कैसे बनाएंगे? टाइम लेकर के हम बना सकते हैं, ठीक है, और पैसा लेके बना सकते हैं। आ रहा समझ में? ओके। अब यहाँ पे जो 2 क्वांटिटी आ रही हैं उसको पहचानिए। कौन से 2 क्वांटिटी? कौन से 2 क्वांटिटी? इधर तो 200 बल्ब है, इधर बल्ब की गिनती नहीं पता हमको। यहाँ गिनती पता है 200 बल्ब है, लेकिन यहाँ गिनती नहीं पता है, तो इसको भूल जाइए। टाइम को देखिए, यहाँ कितने 200 बल्ब कितनी देर तक जल रहे थे? 200 इंटू 24 आवर, तो बिजली का बिल कितना आ रहा था? एक्स बल्ब कितनी देर तक जल रहे हैं? 45 एक्स आवर, तो बिजली का बिल कितना आ रहा है? 48। तो कंपैरिजन करने वाली ये 2 चीज़ें हैं। आ रहा है समझ? लेकिन ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन? बोलिए। 6 दिन तक हमने जलाया था, टाइम यहाँ से पकड़िए, 6 दिन 15 दिन। 6 दिन तक जब आप बिजली यूज़ करोगे तो पैसा कैसा आएगा? ज़्यादा कि कम? ये 15 दिन है, ये 6 दिन है। कम दिन ज़्यादा दिन। कम दिन तक जलाओगे तो पैसा कम, ज़्यादा दिन तक जलाओगे तो पैसा ज़्यादा। तो कैसा प्रोपोर्शन है ये? डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ठीक, यहाँ पे लिख लेते हैं, सिंस
नंबर ऑफ बल्ब्स ग्लोस, या टाइम लिखना चाहिए इसको हमको, टाइम फॉर bulbs glows and will are in direct proportion। ठीक है, टाइम और बिल, ये समझ में आ रहा है? कम टाइम तक बल्ब जलाओगे तो बिल कैसा आएगा? कम आएगा। ज़्यादा टाइम तक बल्ब जलाओगे तो बिल कैसा आएगा? ज़्यादा। एक क्वांटिटी कम दूसरी कम, एक क्वांटिटी ज़्यादा दूसरी ज़्यादा, कैसा वेरिएशन है ये? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में कैसी क्वांटिटी रखते हैं हम लोग? सेम सेम की डिफरेंट डिफरेंट? डिफरेंट डिफरेंट। तो कैसा क्वांटिटी रखें हम? टाइम इज टू टाइम एंड दिस थिंग इज प्रोपोर्शन टू बिल इज टू बिल। ठीक है, टाइम चल रहा है, बिल चल रहा है, नहीं समझे? इधर 200 बल्ब की गिनती थी, इधर x बल्ब की गिनती थी, तो आपको तो पता ही नहीं है बल्ब कितना है, ये तो निकालना है हमको। तो इसके टाइम से पकड़िए, ये वाला टाइम और ये वाला टाइम, ठीक है, या ये वाला टाइम, एक ही चीज़ है। और इधर बिजली का बिल लिखा हुआ है, ये 6 दिन तक जल रहा था तो ये कम टाइम हुआ, ये 15 दिन तक जल रहा था तो ये ज़्यादा टाइम हुआ। तो टाइम और बिल यही ना कंपेयर हो रहे हैं। सो दिस इज सपोज टाइम फॉर 200 bulbs and this is time for x bulb। ठीक है, ये 200 बल्ब जलने वाला बिल और ये x बल्ब जलने वाला बिल। ठीक है, चलिए 200 बल्ब को कितना टाइम लगता है? इतना टाइम नहीं समझ रहे? हाँ जी, मैं पहले ही डिक्लेयर कर चुका हूँ, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है तो आपको समझना पड़ेगा, ध्यान से समझिए। 200 बल्ब को कितना टाइम लगता है जलने में? कितने देर तक जलता है? ये x बल्ब को कितना टाइम लगता है जलने में? ठीक है, प्रपोर्शन। यहां हमने 200 बल्ब और x बल्ब का डाटा लिखा है, तो इधर भी कैसे करेंगे? 200 बल्ब वाला बिजली बिल और इधर x बल्ब वाला बिजली बिल, ऐसे ना लेते हैं, सेम फॉर्मेट सेम फॉर्मेट। तो 200 बल्ब जब जलते थे बिजली का बिल कितना आता था? 40। और जब x बल्ब जलेंगे तो बिजली का बिल कितना आएगा? हाँ जी, ये हमने प्रोपोर्शन में लिखा। प्रोपोर्शन में क्या होता है? एक्सट्रीम का मल्टीप्लिकेशन मिडिल के मल्टीप्लिकेशन के बराबर। एक्सट्रीम में कौन कौन है? 200 मल्टीप्लाइड बाय 24 मल्टीप्लाइड बाय 48, दिस थिंग इज इक्वल टू, ठीक है, x निकालना है तो बाकी सारी चीज़ें यहाँ नीचे आ जाएंगी इसके, करेक्ट? और 40 ये सॉल्व करिए इसको। 1 0 तो यहीं से ख़त्म हो जाएगा। थ्री 15 से ये नहीं जा रहा ना, 3 से कटा लेते हैं। 4 1 जा 4, 6 जा 24, ठीक है। हाँ, इसको 3 से कटाते हैं। 3 1 जा 3, 5 जा 3 2 जा, करेक्ट। इसको कैंसिल कराइए। 5 3 जा 5 4 जा, ये भी 3 से कटेगा। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 4 दूनी 8 मल्टीप्लाइड बाय 16, 16 इंटू 8। x क्या चीज़ हमने माना था? नंबर ऑफ बल्ब ग्लो। तो कितने बल्ब जलाने पड़ेंगे? इतने बल्ब जलाने पड़ेंगे, तब हमारा बिजली का बिल कितना आएगा? 48 रुपीज़, ठीक है।
आंसर मैच करिए इसका। आ रहा है ये? हाँ, अब थोड़ा सा आप इसको समझेंगे एक बार फिर से ना। मैं इसको पहले स्टेटमेंट कोट करता हूँ। "128 bulbs glows for 3 hours per day for 15 days to get bill 48 रुपीज़। इतने बल्ब हमको जलाना पड़ेगा 48 रुपये बिजली का बिल लाने के लिए, 3 घंटे 15 दिन के लिए। इस तरह से इसका स्टेटमेंट लिखा जाता है। ठीक है? हाँ बोलिए, ये समझ में आया कि मैं फिर से एक्सप्लेन करूँ एक बार? आया है कि फिर से करें एक बार? फिर से लिख करें एक बार एक्सप्लेन, बताओ। हाँ देखिए स्टार्टिंग से ना, केस 1 हमने किसके लिए बनाया? हमको क्या क्या डेटा दिया था पहले केस के लिए? फर्स्ट केस के लिए क्या क्या डेटा दिया था? 200 बल्ब जल रहे हैं, बिजली का बिल 40 रुपये आ रहा है, और वर्किंग टाइम क्या दिया था? 4 घंटे डेली जलाना है 6 दिन के लिए। ये डे आप याद रखिए, 6 दिन। और दूसरे केस में कितने दिन था? 15 दिन। यहीं से पकड़ होती है ना। तो 6 दिन तक जलाना था, 4 घंटे डेली, 200 बल्ब, 40 रुपये बिजली का बिल आता है। तो हमने टाइम निकाला। हम एक बल्ब के बारे में सोचते हैं, एक बल्ब कितना जलता है? एक दिन में कितना जलता है एक बल्ब? 4 घंटे। और कितने दिन तक जलता है? तो 4 घंटा अगर डेली जल रहा है, 4 घंटा 4 घंटा 4 घंटा 4 घंटा 4 घंटा 4 घंटा, तो टोटल कितने घंटा जला एक बल्ब? 24 घंटे। एक बल्ब 24 घंटे जला, और हमको जलाना कितना है? तो अगर एक बल्ब 24 घंटे जलता है तो 200 बल्ब कितने घंटे जलेंगे? 200 मल्टीप्लाइड बाई 24। अब आप इसको ऐसे ही लिखे रहो या मल्टीप्लाई करके नंबर बना लो, लेकिन ये हमारा फाइनल आंसर नहीं, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई नहीं किए, यहीं छोड़ दिए ऐसे ही। तो 200 बल्ब कुल मिला के कितने घंटे जलते हैं? 200 मल्टीप्लाइड बाई 24, जो भी नंबर बनता होगा इतने घंटे जलते हैं। और इस चीज़ का बिजली का बिल कितना आता है? 40 रुपया। आया समझ में? इसको हमने स्टेटमेंट में लिखा है, इफ़ 200 बल्ब ग्लोज फॉर दिस आवर देन द बिजली बिल इज 40 रुपीज़। ठीक है? दूसरा केस क्या बोलता है कि अगर बिजली बिल 48 रुपया चाहिए तो कितने बल्ब तुमको जलाना चाहिए 3 घंटा डेली 15 दिन के लिए, ताकि बिजली का बिल 48 रुपये आ जाए? कितने बल्ब जलाना चाहिए 3 घंटे डेली 15 दिन के लिए? तो हमको नहीं पता कितने बल्ब जलाना चाहिए, तो हमने उसको क्या मान लिया? X बल्ब हमको डेली जलाना चाहिए। अच्छा, अब एक बल्ब के बारे में सोचो। एक बल्ब कितने घंटे जलता है एक दिन में? 3 घंटे। तो 15 दिन उसको जलाना है, तो 15 दिन में एक बल्ब कितने घंटे जल जाएगा? 45 घंटे। एक बल्ब 45 घंटा जलता है और हमको जलाने कितने हैं? तो X बल्ब कितने घंटे जलेंगे टोटल, जबकि एक बल्ब 45 घंटे जलता है? 45 इंटू एक्स, कितने बल्ब? X बल्ब। तो इसको हमने लिख लिया कि X बल्ब ग्लोज फॉर 45 इंटू एक्स आवर देन द बिजली बिल इज 48 रुपीज़। ये समझ आया? ये दो स्टेटमेंट पकड़िए, एक स्टेटमेंट ये है, दूसरा स्टेटमेंट ये है। 200 बल्ब इतने घंटे जलते हैं तो 40 रुपये बिल आता है, X बल्ब इतने घंटे जलते हैं तो 48 रुपये बिल आता है। अब हमको पहचानना है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो हम किसको पकड़ेंगे? टाइम को पकड़ेंगे और बिजली के बिल को पकड़ेंगे। टाइम से ही ना पता चलता है। आप पहले केस में 6 दिन बल्ब जला रहे हो, बिजली का बिल कितना आ रहा है? 40 रुपया। दूसरे केस में 15 दिन बल्ब जला रहे हो, बिजली का बिल कितना आ रहा है? 48 रुपया। तो टाइम कम है, पैसा कम है। टाइम बढ़ गया, पैसा क्या हो गया? 40 से 48 हो गया, बढ़ गया। तो एक क्वांटिटी कम है, दूसरी भी कम है। एक क्वांटिटी बढ़ गई, दूसरी भी बढ़ गई। ये कैसा प्रोपोर्शन होता है? इसलिए हमने लिखा है टाइम एंड बिल आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में रेशियो कैसे लिया जाता है? सेम क्वांटिटी का, टाइम टाइम बिल बिल। टाइम की बात हो रही है ना, क्योंकि बल्ब की संख्या आपको नहीं पता है जी। इसका ना 200 बल्ब पता है, इसका थोड़ी ना पता है कितने बल्ब हैं। आ रहा है समझ? नहीं आ रहा? यहीं पे अटक रहे हो ना। बल्ब की संख्या यहाँ दिख रही है, यहाँ आपको नहीं पता कितने बल्ब हैं, तो आप बल्ब और बिल का रेशो नहीं ले सकते। ये बल्ब कितने घंटे जल रहे हैं उसके हिसाब से बिजली का बिल आता है। आपके घर में जो भी इक्विपमेंट होते हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइस, वो कितने घंटे जलते हैं, चलते हैं, उसके हिसाब से बिजली का बिल आता है। तुम एक पंखा चलाओ, एक बल्ब जलाओ, तो उसके हिसाब से बिल आएगा। 10 पंखे 10 बल्ब जलाओ, उसके हिसाब से बिल आएगा। तो हम तो वही तो कर रहे हैं जी। 200 बल्ब जलाए, इतने घंटे जले, X बल्ब जलाए, इतने घंटे जले, तो इनके हिसाब से ना बिजली का बिल आएगा। तो यहाँ हमने रखा टाइम और यहाँ हमने रखा बिल। तो जब 200 बल्ब जलाते हैं उसका टाइम, X बल्ब जलाते हैं उसका टाइम। 200 बल्ब का बिजली का बिल और X बल्ब जलने का बिजली का बिल। ठीक है? सेम क्वांटिटी, सेम क्वांटिटी। जैसा इधर रखोगे वैसे पैटर्न इधर रखना पड़ता है।
और प्रोपोर्शन में जैसे लिखते हैं आप जानते हो, एक्सट्रीम का मल्टीप्लिकेशन मिडिल के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, और आपने देखा ये किस तरह से आया। ठीक है, ये इस तरह से बनता है, नोट कर लीजिए इसको। एक्स गिवन देता तो फिर वो पूछता क्या, कोई चीज़ तो गायब करता, फिर वो हमसे ये पूछ लेता। जैसे एक्स की वैल्यू वो बता देता 128, तो आपसे पूछता कितना बिजली का बिल आएगा, तो फिर आपका आंसर 48 निकल के आता, क्योंकि यहाँ हम इसको गायब करते, एक्स मानते, एक्स रुपया बिजली का बिल आया। नहीं समझे? तो जो चीज़ बताता कोई चीज़ गायब करता, वो चीज़ हम वहाँ गायब करते। हाँ, एक्स की वैल्यू नहीं, हम उससे फैसला नहीं कर रहे, हम टाइम से फैसला कर रहे हैं। बल्ब से फैसला नहीं हो रहा, फैसला किससे हो रहा है? हाँ, कम टाइम तक बिजली यूज़ करिए कम पैसा आएगा, ज़्यादा टाइम तक बिजली यूज़ करिए, क्योंकि टाइम गैप भी बहुत ज़्यादा है, 6 से 15। भले इसमें हम 3-3 घंटे चला रहे हैं, लेकिन इसमें 4-4 घंटे चला रहे हैं, लेकिन टाइम गैप बहुत ज़्यादा है ना, 6 से 15, सीधा 6 से 7-8 दिन का गैप है। तो टाइम देखा जा रहा है यहाँ पे, और बिजली का बिल देखा जा रहा है, इससे फैसला हो रहा है। आ गया समझ? ठीक, नोट करिए इसको। एग्जाम्पल नंबर 16 हमारा क्वेश्चन है 15% डू ए सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज। 15 आदमी एक काम को 40 दिन में करते हैं। 15 आदमी एक काम को 40 दिन में ख़त्म करते हैं। हाउ मेनी पर्सनस विल बी नीडेड टू कंप्लीट 1/4 ऑफ द वर्क इन 15 डेज। ठीक है, उसी काम का अगर मैं 1/4 वर्क कंप्लीट कराना चाहूँ 15 दिन में, तो मुझे कितने आदमी लगेंगे? समझे? नहीं समझे? अब उन दूसरे केस में अब हमको एक काम नहीं कराना है, कितना काम कराना है? 1/4 वर्क। 1 वर्क तो कंप्लीट वर्क हो गया, उस कंप्लीट वर्क के 4 टुकड़े कर दीजिए, एक टुकड़ा काम करवाना है। नहीं समझे? एक काम 10 दिन में होता है, तो उसके 10 टुकड़े कर दीजिए। समझ आ रहा है? तो एक दिन में कितना टुकड़ा होगा? 1 आउट ऑफ 10, 1 टुकड़ा आउट ऑफ 10, 10 टुकड़े किए आपने। उसी तरह से हमको 1/4 वर्क करवाना है। 1/4 वर्क मतलब 4 टुकड़े करो अपने काम के, तो एक टुकड़ा क्या कहलाएगा? 1 आउट ऑफ कितने टुकड़े थे? 4। समझ आया? तो 1/4 काम हमको करवाना है, पूरा काम नहीं करवाना 15 दिन में। तो कितने आदमी लगेंगे? पहला केस क्या है, पढ़िए। 15 आदमी 15 आदमी एक काम को 40 दिन में ख़त्म करते हैं। 15 आदमी, ठीक है। अब हमको वही काम, लेकिन पूरा नहीं, कितना? इस काम का कितना टुकड़ा करना है? 1/4। तो ये अगर 1 है तो इसका 1/4 कितना होगा? 4 से डिवाइड हो जाएगा। 1/4 पार्ट ऑफ द वर्क, इस वर्क का 1/4 पार्ट, ठीक है, कितने दिन में ख़त्म कराना है? 40 दिन में तो काम ख़त्म हो जाता है जब 15 आदमी काम करते हैं, ठीक है। एक काम ख़त्म हो जाता है 40 दिन में। अब हमको पूरा एक काम नहीं कराना है, इसका कितना कराना है? इस काम के 4 टुकड़े हो गए। ऐसे समझो ये एक काम है, ये टोटल एक वर्क था, ये इसके 4 टुकड़े हमने किए, ये आधा और इनके भी आधा आधा कर दिए हमने। समझ आ रहा है? तो ये जो एक टुकड़ा हुआ, 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा, 4 टुकड़ा, तो ये जो एक टुकड़ा है इसको क्या बोलते हैं? 1/4। पूरा काम तो ये है, एक टुकड़ा जो बना 4 टुकड़ा करने के बाद, ये एक टुकड़ा क्या कहलाएगा? 1 आउट ऑफ 4, 1/4 काम। तो 1/4 काम अगर मैं 15 दिन में ख़त्म करना चाहता हूँ तो मुझे कितने आदमी लगाने पड़ेंगे? ये क्वेश्चन है, समझे? 40 दिन में अगर एक काम ख़त्म करना चाहते हैं तो 15 आदमी लगते हैं। तो अगर मैं 15 दिन में 1/4 काम ख़त्म कराना चाहता हूँ तो कितने आदमी लगेंगे? है ना मज़ेदार सवाल? नहीं है? बोलिए। घूम गया सर? है? घूम गया सर? सवाल समझे नहीं समझे? हमको क्या निकालना है? नंबर ऑफ पर्सन, कितने आदमी लगेंगे, ठीक है। तो ठीक है, हम ऐसा करते हैं, ये 1/4 वर्क पूछा है ना, 1/4, तो हम ऐसा करते हैं इसको भी 1/4 बनाते हैं ताकि वर्क तो सेम रहे, तो फिर कंपैरिजन हो जाएगा। वर्क हम सेम कर लेते हैं,
तो देखिए कैसे करते हैं। 15% complete one work in 40 days। ठीक है, 15 आदमी एक काम को कंप्लीट करते हैं कितने दिन में? कितने दिन में? तो बताइए, अगर 15 आदमी एक काम को 40 दिन में ख़त्म करते हैं तो ये 1/4 पार्ट कितने दिन में ख़त्म करते? 15 आदमी एक काम 40 दिन में कर रहे हैं तो 1/4 कितने दिन में करेंगे? ध्यान से देखो कंपैरिजन। ये 15 आदमी छोड़ दो, ये तो फिक्स रहेंगे, तो लगे ही हैं 15 आदमी। इसको देखिए, वर्क को देखो, दिन को देखो। एक तरफ डे, एक तरफ वर्क करना है। आप डे आप इधर रख लो, वर्क उधर कर लो, या वर्क इधर रख लो, डे उधर कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। एक काम 40 दिन, तो हमको एक काम कराना है कि 1/4 काम कराना है, तो इस काम के कितने टुकड़े करेंगे? तो इसके भी कितने टुकड़े हो जाएंगे, क्योंकि बीच में इक्वल लगा है। तो इसका 1/4 कितना बनेगा? 1/4 वर्क इन कितना? ये 4 से डिवाइड हुआ, ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कितने दिन हुए? और ये ऑब्वियसली समझ में आता है कि एक काम 40 दिन में हो रहा है, तो एक काम के 4 टुकड़े करोगे तो कितने कितने दिन में खत्म होगा? 4 टुकड़े 40 दिन, 10-10 दिन में एक टुकड़ा, तो एक टुकड़ा काम 10 दिन में खत्म होगा। कितने आदमी खत्म करेंगे? ठीक है, तो 15%, therefore 15% complete 1/4 वर्क इन 10 days। ठीक है, हाँ, अब हमने इसका वर्क सेम कर लिया, 1/4 बना लिया जो हमसे सवाल पूछा गया है, तो इसका भी हमने कितना बना लिया? 1/4। तो फिर से अब ये सवाल ऐसा हो गया। अब ये जो पहली लाइन लिखी ना स्टेटमेंट में, उसको भूल जाइए। अब हम क्या पढ़ेंगे क्वेश्चन अपना, कि 15 आदमी 1/4 वर्क 10 दिन में ख़त्म करते हैं। 15 आदमी 1/4 वर्क 10 दिन में ख़त्म करते हैं, तो बताइए कितने आदमी मुझे लगाने चाहिए कि 1/4 काम 15 दिन में ख़त्म हो? सवाल ऐसा हो गया, क्योंकि काम हमको कितने दिन में ख़त्म कराना है? तो 10 दिन में अगर हम काम ख़त्म कराना चाहते हैं तो हमको 15 आदमी लगते हैं, 1/4 काम हम सेम कर लिए। ये जो हमसे पूछा है ना क्वेश्चन, इसको भी हमने उसी लैंग्वेज में चेंज कर लिया 1/4 में। अब इसको कैसे पढ़ रहा हूँ देखो, मैं 1/4 काम ख़त्म कराने के लिए अगर मैं 10 दिन में ख़त्म कराता हूँ तो मुझे कितने आदमी लगते हैं? 15 आदमी लगते हैं। तो अगर मैं इसी काम को 15 दिन में ख़त्म कराना चाहता तो मेरे को कितने आदमी लगते? X आदमी। तो ठीक है, लेट X person needed to complete 1/4 work in 15 days। ठीक है, हो गया यहाँ तक? हो गया? हाँ, आप थोड़ा सा देखो ना, ध्यान से समझना कौन कौन कंपेयर हो रहा है। वर्क तो सेम हो गया, तो वर्क की बात खत्म, क्योंकि काम तो अब सेम करना है। जैसे वन वर्क पूछता तो वर्क कॉमन हो जाता, कंप्लीट वर्क, लेकिन उसने कंप्लीट वर्क नहीं पूछा है, 1/4 पूछा है। तो हमने होशियारी क्या किया, इसको भी हमने क्या बना लिया? 1/4, ताकि ये भी दोनों सेम रहे, तो फिर वर्क की बात ही ना हो। तो खाली कंपैरिजन किसका होगा? वर्क तो सेम हो चुका, अब कंपैरिजन किसका हो रहा है? देखो यहाँ कितने आदमी हैं और कितना टाइम लग रहा है? 10। यहाँ कितने आदमी हैं और यहाँ कितना दिन लग रहा है? अब अपना बुद्धि का इस्तेमाल करो और मुझे बताओ, ध्यान से सुनना। 15 आदमी लगाता हूँ, 10 दिन में काम खत्म होता है, ये है मेरा काम। अब वो 1/4 हो गया तो काम की बात नहीं होगी, कितना काम है। ठीक है, यही पूरा काम है हमारा ना, समझ रहे हो? 15 आदमी 10 दिन में काम खत्म करते हैं, और अगर मैं 10 दिन के बजाय 15 दिन में काम खत्म कराना चाहता हूं तो मुझे आदमी कम लगाने पड़ेंगे कि ज़्यादा लगाने पड़ेंगे 15 से? सोचो, 15 आदमी लगाता हूं, 10 दिन लेते हैं काम खत्म करने में, तो अब मुझे 15 दिन में अगर काम खत्म करना है, दिन ज़्यादा बढ़ा रहा हूं, तो मुझे वर्कर कम लगाना चाहिए कि ज़्यादा लगाना चाहिए? हाँ, पक्का? ज़्यादा लेबर लगा दूंगा तो और जल्दी काम खत्म हो जाएगा, 10 दिन से भी पहले। लेकिन हमको दिन ज़्यादा चाहिए, तो लेबर कैसा रखेंगे? हाँ, तो ये कैसा प्रोपोर्शन है?
इनडायरेक्ट की डायरेक्ट? और अभी आधे लोगों को समझ नहीं आया, है ना? है ना, सही बात आ रहा है? देखिए, नंबर ऑफ लेबर और डे और नंबर ऑफ लेबर और डे, अगर हम लेबर ज़्यादा रखते हैं तो टाइम कैसा लगता है? ज़्यादा लेबर लगाने से कम टाइम, और अगर हम कम लेबर लगाएंगे तो टाइम कैसा लगेगा? ज़्यादा। तो एक क्वांटिटी अगर बढ़ती है तो दूसरी क्वांटिटी घट जाएगी, तभी हमको दिन ज़्यादा लगेंगे। तो एक क्वांटिटी हमने, देखिए, डे अगर बढ़ा दिया तो लेबर कैसा हो जाएगा? कम लगेगा। समझ आ रहा है? एक क्वांटिटी बढ़ी, दूसरी घट गई, तो कैसा प्रोपोर्शन हो गया? आ रहा है समझ में? घर में काम कराए हो कभी लेबर से कि नहीं कराए हो? नहीं कराए हो? नहीं कराए हो? 10 दिन में काम खत्म हो रहा है, हम चाहते हैं 15 दिन में काम खत्म हो, आराम से, बहुत समय हमारे पास, बहुत पैसा है हमारे पास, तो हम लेबर की संख्या क्या करेंगे? बढ़ा देंगे कि घटा देंगे? आराम से काम करना है भैया, आपको फंसाए रखना है। 10 दिन में काम खत्म नहीं करना है, 15 दिन में काम खत्म करना है, तो लेबर की संख्या कम कर देंगे ताकि काम लंबे समय तक चलता रहे। तो जाहिर सी बात है, ये 15 से बड़ा आने वाला है कि छोटा आने वाला है? छोटा। तो ये छोटा हो गया, इधर ये बड़ा हो गया। कैसा प्रोपोर्शन हो गया? नंबर ऑफ पर्सन एंड टाइम आर इन, कैसे प्रोपोर्शन में है? बोलिए। इनवर्स प्रोपोर्शन। समझ आ रहा है? इनवर्स प्रोपोर्शन में कैसा रेशियो लेते हैं हम लोग? अलग अलग कि सेम सेम? जल्दी बताइए। सेम सेम। तो देखो, मैं यहाँ पर्सन पर्सन लिख दूं, पर्सन इज टू पर्सन एंड प्रोपोर्शनल टू टाइम इज टू टाइम। भाई कौन सी दो क्वांटिटी कंपेयर हो रही है? पर्सन और टाइम। इधर नंबर ऑफ लेबर है, इधर टाइम है, डे। यही ना दो चीजें हैं। हाँ जी, अब मुझे इसको लिखवाओ। कैसे लिखवाओगे? देखें कहाँ तक पहुँचे आप लोग। अब ये समझ में आना चाहिए कौन बड़ा कौन छोटा। 15 पर्सन और x पर्सन में कौन बड़ा कौन छोटा? 15 बड़ा, x छोटा। 10 डे और 15 दिन में कौन बड़ा कौन छोटा? 15 बड़ा, 10 छोटा। अब यहाँ आप बड़े से छोटा लिखना चाहते हो कि छोटे से बड़ा, या ज़्यादा से कम, कम से ज़्यादा? समझ रहे हो ना? क्या लिखूँ बोलो मैं? बड़े से छोटा? तो ठीक है, 15 इज टू x, ज़्यादा लेबर इज टू कम लेबर। तो इधर भी टाइम कैसा रखोगे? ज़्यादा टाइम इज टू कम टाइम। ज़्यादा टाइम कौन है? और कम टाइम 10। बोलो, आया? प्रोपोर्शन हो गए। जब भी चार क्वांटिटी प्रोपोर्शन होती है क्या होता है? एक्सट्रीम टर्म का मल्टीप्लिकेशन मिडिल के मल्टीप्लिकेशन के बराबर। मिडिल का लिख लूं पहले मैं। 15 मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाइड बाय 10। हमको x निकालना है और x आपके सामने है। कितना? x क्या चीज़ था? लेबर, पर्सन। तो कितने आदमी लगेंगे जी 15 दिन में काम खत्म करने के लिए? 10 पर्सन। समझ गए? आ गया? मैच कर लो आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एग्जांपल नंबर 17। हमारा क्वेश्चन है, 2 टैप्स A एंड B कैन फिल अ टैंक इन 30 मिनट्स एंड 40 मिनट रेस्पेक्टिवली। क्या मतलब हुआ? टैप किसको बोलते हैं? नल को। 2 नल है हमारे पास और दोनों नल से हमको टंकी भरना है। छत में हमारे एक सिंटेक्स रखा हुआ है, टंकी, ठीक है? वो टंकी हमको भरना है। नीचे 2 नल लगे हुए हैं। पहले नल का नाम है A और दूसरे नल का नाम है B। अगर मैं पहला नल खोलता हूँ तो वो टंकी भर देता है। कितना टाइम लेता है? 30 मिनट्स। 30 मिनट में पहला नल टंकी को भर देता है पूरा, और दूसरा नल 40 मिनट में भरता है। तो दूसरा नल थोड़ा स्लो चलता होगा, इसलिए टाइम ज़्यादा ले रहा है, ठीक है? ए थर्ड टैप C कैन एम्प्टी द टैंक इन 60 मिनट्स। तीसरा जो नल है वो टंकी में ही लगा हुआ है। लगाते ना सिंटेक्स में हम लोग, टैप नहीं लगाते खाली करने के लिए। तो अगर मैं तीसरा टैप जिसका नाम C है खोल देता हूँ तो पूरी टंकी खाली हो जाती है। कितनी देर में? 60 मिनट लगता है पूरी टंकी खाली होने में। तो 2 नल हैं टंकी भरने वाले और 1 नल है टंकी खाली करने वाला। पहले नल को 30 मिनट लगता है टैंक भरने में, दूसरे नल को 40 मिनट लगता है टैंक भरने में, और तीसरे नल को 60 मिनट लगता है टंकी को खाली करने में। इफ़ ऑल 3 टैप्स आर ओपन टुगेदर, तीनों नल हम एक साथ चालू कर दें, हाउ लॉन्ग विल इट टेक द टैंक टू फिल अप? तो टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा? समझ गए सवाल या नहीं समझे?
समझे नहीं समझे? 2 नल टंकी भरने का काम करेंगे, 1 नल टंकी खाली करने का काम करेगा। हमने तीनों नल एक साथ चालू कर दिया तो 2 नल तो भरेगा और 1 नल खाली करेगा। तो भर भी रहा है, खाली भी कर रहा है, लेकिन भरने वाले 2 हैं, खाली करने वाला 1 है। तो जाहिर सी बात है पानी कम निकलेगा और भरेगा ज़्यादा, तो टंकी भर जाएगा। तो हमसे पूछा है कितना टाइम लगेगा, टाइम निकालना है। समझे सवाल कि ड्राइंग बनाऊं? बताओ, समझ गए ना? पक्का? चलिए, तो इसमें ना ये वर्क और टाइम का क्वेश्चन है और इसमें हमेशा हम 1 आवर के लिए निकालेंगे। 1 आवर या 1 मिनट के लिए, मिनट में बात हो रही है ना, तो मिनट के लिए निकालेंगे। 1 मिनट में कितना, पहला नल जो है 1 मिनट में कितना काम करता है? काम क्या है? एक काम करना है। वो एक काम क्या है? टंकी को भरना, पूरी टंकी को भरना, ये एक काम है। तो 1 वर्क हो गया। एक वर्क को कंप्लीट करने के लिए पहले नल को कितना टाइम लगता है? 30 मिनट। तो 30 मिनट में एक काम, तो 1 मिनट में कितना काम करेगा पहला नल? 1/30 पार्ट ऑफ द वर्क। दूसरा नल एक काम को 40 मिनट में एक काम, 40 मिनट में एक काम, टंकी भरने का काम, तो 1 मिनट में कितना काम? 1/40। दूसरा नल हो गया। तीसरा नल क्या करता है? खाली करने का काम करता है। तो जब वो पूरा टंकी खाली करता है तो एक काम हो जाता है पूरा। उसका काम क्या है? 1 वर्क, खाली करना। तो उसको कितना टाइम लगता है? 60 मिनट में एक काम खाली करने वाला। तो 1 मिनट में कितना काम? तो 1 मिनट में कितना खाली करता है? 1/60 पार्ट खाली कर देता है। पहला नल 1 मिनट में कितना भरता है? 1/30। दूसरा नल 1 मिनट में कितना भरता है? 1/40। तीसरा नल 1 मिनट में कितना खाली करता है? 1/60। तीनों नल इकट्ठा चालू कर दिए तो तीनों अपना अपना काम करेंगे। तो हम 1 मिनट में तीनों का काम निकाल लेंगे। समझ आ रहा है? चलिए शुरू करते हैं। टैप ए फिल्स Tap A fills a tank in 30 minutes is equal to 1 tank 1 work, कुछ भी। ठीक, समझ रहे हो ये कि नहीं समझ रहे हो? 30 मिनट में एक काम, वो एक काम क्या है? टंकी भरना। तो बताइए, टैप ए 1 मिनट में कितना भर रहा है? 1/30 पार्ट। ठीक है? ठीक है, ओके। टैप बी fills a tank in 40 मिनट। एक टैंक या एक वर्क 40 मिनट में एक टंकी भर देता है। तो 1 मिनट में कितनी टंकी भरता है? 1/40 पार्ट ऑफ द टैंक या पार्ट ऑफ वर्क। समझ रहे हो लिखावट ना? टंकी लिखूं वर्क लिखूं एक ही चीज है ना, 1 वर्क 1 टैंक एक ही बात है। ठीक, टैप सी क्या करता है? टैप सी एम्प्टी, एम्पिटाइड। ठीक है, एम्पिटाइड समझ रहे हो? खाली कर देना, पास्ट टेंस। ठीक है, टैप सी एम्पिटाइड ए टैंक इन 60 मिनट एक टैंक। 60 मिनट में एक टंकी खाली। तो 1 मिनट में कितना टंकी खाली करता है ये? ठीक है, समझे? फिर से देखो, पहला नल 1 मिनट में इतना टंकी भरता है, दिखा। दूसरा नल 1 मिनट में इतना टंकी भरता है। तीसरा नल 1 मिनट में इतना टंकी खाली करता है। और क्वेश्चन क्या बोलता है कि तीनों नल अगर हम खोल दें एक साथ तो टंकी कितनी देर में भरेगा, यही पूछा है ना। तो तीनों नल हम एक साथ खोल देते हैं। Therefore
all three taps A, B and C are open together। ठीक है, इमेजिन करिए तीनों नल हमने खोल दिया, तो पहला नल क्या करेगा? पहले नल का काम क्या है? खाली करना कि भरना? भरना। दूसरे नल का काम भरना। तीसरे नल का काम खाली करना। तीनों नल इकट्ठा हमने खोल दिया, तो तीनों नल अपना अपना काम करेंगे। पहला और दूसरा नल टंकी भरने का काम करेगा और तीसरा नल पानी निकालने का काम करेगा। ठीक है, अब दो नल टंकी भर रहे हैं, एक नल टंकी खाली कर रहा है, तो जाहिर सी बात है भरने वाले की ताकत ज़्यादा है, टंकी भरेगा, धीरे धीरे खाली भी होता रहेगा लेकिन भर जाएगा। तो कितना टाइम लगेगा? टंकी भरेगा ना तीनों नल खोलने से कि खाली होगा? क्योंकि भरने वाले दो हैं, खाली करने वाला एक है, तो अल्टीमेट रिजल्ट क्या निकलेगा कि भर जाएगा। ठीक है, कितना टाइम लगेगा ना? ओके, या ऐसे लिखते हैं पार्ट ऑफ टैंक फिल by A, B, C tank, part of tank filled by A, B, C tank in वन मिनट। एक मिनट में कितना पानी भरेगा, कितना टैंक भरेगा? एक मिनट का निकाल रहे हैं ना, समझ रहे हो? पहले टंकी के 1 मिनट का वर्क मेरे पास है, दूसरे नल का 1 मिनट का वर्क मेरे पास है, तीसरे नल का 1 मिनट का वर्क मेरे पास है। तो हम तीनों नल खोल देते हैं और ये निकालते हैं कि 1 मिनट में कितना पानी भरेगा। तो 1 मिनट में कितना पानी भरेगा? तीनों नल खोल दिए 1 मिनट के लिए, क्या होगा? पहला नल 1 मिनट तक चला, दूसरा नल 1 मिनट तक चला, तीसरा नल भी 1 मिनट तक चला, तो पहला नल क्या करेगा? भरेगा। 1 मिनट में कितना भरता है? इतना। तो पहला नल क्या किया? इतना पानी भर दिया। दूसरा नल 1 मिनट तक चलता रहा तो क्या करेगा? इतना भर दिया, भरा, ये दोनों भरा गया, ये इतना पानी आ गया। और तीसरा नल 1 मिनट तक चलता रहा, ये क्या करेगा? खाली कर देगा। तो भरना अगर प्लस करना है तो खाली करना ठीक है। तो 1 मिनट तक हमने तीनों नल को चालू किया, दोनों नल 1-1 मिनट में इतना भरेंगे और एक नल 1 मिनट में इतना खाली करेगा। तो अल्टीमेट रिजल्ट क्या निकलेगा? 1 मिनट में कितना पानी भराएगा? इन दोनों ने मिलके भरा, इसने थोड़ा सा खाली कर दिया, तो जितना भरा उसमें से थोड़ा सा निकल गया, कुछ बचा, वो जो भी बचा इतना ही 1 मिनट में भरेगा। ठीक है, इसको सॉर्ट आउट करिए। कितना बनाइए? व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 3, 4, 6, 12? तो 120 हुआ। 3 4 जा 40, दिस इज 3, दिस इज 2, ये कितना हो गया? 70 में से 20 गया 50, एक जीरो खत्म। 5/12 पार्ट ऑफ टैंक, इतना पानी भरेगा कितने मिनट में? 1 मिनट में इतना पानी भर गया, इतना टंकी भर गया, 5/12 पार्ट। तो बताइए एक टंकी भरना होता तो कितना टाइम लगता? ये 5/12 पार्ट ऑफ द टैंक है, इसको 1 बनाइए। 1 टैंक 1 वर्क। 1 बनाने के लिए इन दोनों नंबर को इधर आना पड़ेगा। 12 नीचे है, इधर आएगा तो ऊपर, 5 ऊपर, इधर आएगा तो नीचे। तो ये क्या हो जाएगा? 12/12 भी है 1 की गड़बड़ ना मैं यही गड़बड़ कर दिए जी। 30 से डिवाइड करना था ना। दिस इज़ 4, 3, 2, 7 - 2, दिस इज़ 5, दिस इज़ 120। करेक्ट करिए। 5/120, दिस इज़ अगेन 5/120 पार्ट ऑफ द टैंक। ठीक है, ये इधर आएगा 120 ऊपर, 5 नीचे। इतना मिनट लगेगा कितना टंकी भरने के लिए? कितना टंकी भरने के लिए? ये दोनों इधर आ गए तो 1 ना बचा यहाँ पे, तो 1 टैंक भरने के लिए कितना मिनट लगा? इतना। पार्ट ऑफ टैंक फिल ABC टैब। हाँ, इसको कट कर लीजिए। कितने टाइम टेबल पढ़ेंगे जी? 5 का 5 2 जा 10 और 5 4 जा 24 मिनट। तो तीनों नल 24 घंटे में उस टंकी को भर देंगे। समझ आ गया?
ठीक, 24 मिनट में एक टंकी पूरी भर जाएगी। ठीक है, नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 18 हमारा आखिरी एग्जाम्पल। ए पम्प फिल्स अ टैंक इन 2 आवर्स बट ड्यू टू लीक इट टेक्स 3 आवर्स टू फिल इट। ध्यान से सुनिएगा सवाल। एक पंप है, वाटर पंप हम लोग यूज़ करते हैं ना टंकी भरने के लिए, वाटर पंप। ए पंप फिल्स अ टैंक इन 2 आवर्स। एक टंकी है और वाटर पंप से हम उसको भर रहे हैं, तो उसको कितना टाइम लगता है टंकी भरने के लिए? 2 घंटे में टंकी भर देता है। बट ड्यू टू अ लीक इट टेक्स 3 आवर टू फिल इट। अगर उस टंकी में छेद कर दिया जाए, एक लीकेज कर दिया जाए, तो वही वाटर पंप फिर कितना टाइम लेता है उसको भरने के लिए? जो पहले 2 घंटे में भर देता था, अब वो कितने घंटे में भरेगा? 3 घंटे में भरता है। समझ आया? तो विदाउट लीकेज कितना टाइम लेता है? 2 आवर्स। और लीकेज के साथ, क्योंकि लीकेज में क्या होगा? पानी भरता जाएगा, निकलता जाएगा, तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा भरने में। आ रहा है समझ? इफ द टैंक इज फुल हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू एम्प्टी ड्यू टू द लीक। अगर हम उस टंकी को भर दें, पूरा टंकी भरा है और लीकेज को खाली चालू कर दें, तो पानी बहने लगेगा। तो लीकेज के कारण उस टंकी को खाली होने में कितना टाइम लगेगा? दिस इज अवर क्वेश्चन। टाइम किसके कारण? लीकेज के कारण कितना टाइम लगेगा? कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? लीकेज के कारण कितना टाइम लगेगा टंकी को खाली होने में? सोचिए कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे? तो हम इसको अलग अलग बनाते हैं। पहले बिना लीकेज के कितना टाइम लगता है उसको भरने में, ठीक है? बताइए बिना लीकेज के कितना टाइम ले रहा है भरने में? 2 आवर्स। 2 आवर्स में एक काम क्या है? टंकी को भरना। और लीकेज के साथ 3 आवर्स। ठीक है, इसको नोट करिए। चलिए, हाँ जी, देखिए, पार्ट ऑफ टैंक फिल बाय द पंप इन 2 आवर्स इज इक्वल टू 1 पार्ट 1 वर्क। समझ में आता है? ये एक पंप एक टंकी को भरता है बिना लीकेज के, कितना टाइम लेता है? 2 घंटा। यानी 2 घंटे में वो एक काम खत्म कर देता है। वो एक काम क्या है? टंकी भरने का। टाइम कितना ले रहा है? 2 घंटे में एक टंकी भरता है, एक वर्क। तो बताइए 1 घंटे में कितना काम करेगा ये पंप? समझ में आता है? यानी आधा टंकी भरेगा। हाफ पार्ट मतलब आधा टंकी। अगर लीकेज हो तो लीकेज के साथ ये पंप कितना टाइम लेता है? 3 घंटे में एक काम। तो लीकेज के साथ 1 घंटे में कितना भरेगा? 1 घंटे में इतना भरेगा, मतलब इसमें लीक भी हो रहा है, भर भी रहा है। समझ आ रहा है? तो हमसे ये पूछा है कि पूरी टंकी भरी हो और उसका लीकेज हम चालू कर दें तो कितनी देर में खाली हो जाएगा? तो उस टाइम को क्या मान लेते हैं? x आवर में टंकी खाली हो जाएगी। ठीक है, लेट टैंक एम्प्टीड बाय लीक इन x आवर। x आवर में एक टंकी खाली हो जाएगी। ये समझ में आया? एक टंकी खाली करना यानी 1 वर्क, 1 टैंक। कितना टाइम ले रहा है? x आवर में एक टंकी खाली हो जाएगा। तो बताइए 1 घंटे में कितना टंकी खाली होगा? बोलिए, 1 घंटे में कितना टंकी खाली होगा? 1/x पार्ट ऑफ टैंक। इतना टंकी खाली हो जाता है। ठीक है, हमने यहां माना है x घंटे में एक टंकी खाली हो जाती है। x की वैल्यू आपको निकालनी है, x इज अननोन। ठीक है, अब सपोज हम क्या करें कि हमने सपोज नल चालू कर दिया और लीकेज भी चालू कर दिया। 1-1 घंटे का काम है हमारे पास ना, ये दिख रहा है। ये कौन सा काम है? जब बिना लीकेज के पानी भरता है तो 1 घंटे में इतना भरता है, लीकेज के साथ 1 घंटे में इतना भरता है, और लीकेज 1 घंटे में कितना पानी निकाल देता है? इतना पानी निकाल देता है। आ रहा है समझ? तो अगर हम नल चालू कर दें और लीकेज को भी चालू कर दें तो क्या होगा? पानी भरेगा कि बह जाएगा? दोनों होगा। लेकिन हमको निकालना क्या है? क्या निकालना हमको? बड़े सबर क्वेश्चन। हाँ, इफ द टैंक इज फुल हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू एम्प्टी ड्यू टू द लीक। लीक के कारण, लीकेज के कारण टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी? कैसे निकालेंगे?
x आवर हमने माना है कि एक टंकी को खाली करने में लीक के कारण x घंटे लगते हैं, ये x कितना होगा? कैसे करें? ठीक है, इसको हम बनाते हैं इस तरह से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने 1 घंटे तक पानी चालू कर दिया, लीकेज भी चालू कर दिया। देखिए, पार्ट ऑफ टैंक फिल बाय पंप विथ लीकेज इन 1 आवर। बताइए कैसे निकालेंगे? पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय द पंप विथ लीकेज इन 1 आवर। पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय पंप विथ लीकेज इन 1 आवर। कैसे निकालेंगे बताइए? टंकी है, नल चालू कर दिए, लीकेज भी चालू कर दिए, क्या होगा? एक मिनट, 1 घंटे में निकाल रहे हैं ना, आवर में दे रहा है, तो 1 घंटे के लिए हमने नल चालू कर दिया, लीकेज भी चालू कर दिया। कितना पानी उसमें भराएगा 1 घंटे तक? अगर लीकेज नहीं होता तो 1 घंटे तक कितना पानी भरता? इतना। और लीकेज है तो कितना पानी भरेगा? ठीक है, आप ध्यान से सोचिए, दोनों एक्शन हो रहे हैं, पानी भरने का भी काम हो रहा है और निकलने का भी काम हो रहा है। 1-1 घंटे दोनों का सोचिए। 1 घंटे में ये नल कितना पानी भरेगा? ध्यान से देखिए, 1 घंटे में ये नल कितना पानी भर देगा? इतना। 1 घंटे में लीकेज कितना निकाल देगा पानी? 1/x। 1 घंटे में पानी निकल गया, इतना पानी भरा, इतना पानी निकल गया, ये भरा, ये निकल गया, तो बचा कितना? 1/3। समझ में आता है क्यों 1/3? क्योंकि 1/3 कौन सा पार्ट फिल था? आंसर है जब हम उसी पंप को चालू करते हैं और लीक को भी चालू कर देते हैं। तो इसमें क्या है, पानी भर भी रहा है, निकल भी रहा है, तो पानी इतना भरा, इतना निकला, तो बचा कितना? इतना बचा। सो दिस थिंग इज इक्वल टू 1/3। बस इसको काउंटर कर लीजिए, नंबर एक तरफ और वेरिएबल एक तरफ। तो 1/x इधर बुलाइए, 1/2, 1/3। व्हाट इज द एलसीएम? 6 2 3 जा, 3 2 जा, 1/6। 1/x इज इक्वल टू 1/6। इसको रेसिप्रोकल लीजिए, x इज इक्वल टू क्या आ गया? 6। एंड व्हाट इज x? आवर। तो ये भी क्या था? आवर्स। 6 घंटे लगेंगे उसको कंप्लीट एम्प्टी करने में। ठीक है, लीकेज टेक्स 6 आवर टू एम्प्टी द टैंक। 6 घंटे लगेंगे टंकी को खाली करने के लिए। आंसर मैच करिए, है ना?